यस माय डियर स्टूडेंट्स, सो हम आ गए अपने बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अमेजिंग चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ। हो सकता है बेटा आज आपको ये लेट मिली हो वीडियो, तो उसका रीज़न है कि आज हम अरेंजमेंट कर रहे थे और अरेंजमेंट में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो हो सकता है लेक्चर भी आपको थोड़ा ही मिले, आज छोटा मिले, बट आपको आज ही पढ़ना है, आज ही नोट करना है और मेरे ख्याल से आप इसको कंप्लीट करेंगे और सीरियसली पढ़ेंगे आप, क्योंकि आपको अपना जो लक्ष्य है, गोल है, वो दिखाई दे रहा होगा कि आपको 2 साल बाद कहाँ जाना है। उसके लिए आज मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, डेली मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आप पीछे नहीं रह सकते हैं, अगर आपको अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को प्राउड मोमेंट फ़ील कराना है तो। यस, डन। सो हम बात कर रहे हैं बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम की, और केमिकल इक्विलिब्रियम को अगर हमें समझना है, तो सबसे पहले हमें टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में जानना पड़ेगा कि रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन कितने टाइप की होती हैं। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें रिएक्टेंट रिएक्ट करते रहते हैं और प्रोडक्ट बनता रहता है, प्रोडक्ट बनता रहता है, प्रोडक्ट बनता रहता है, प्रोडक्ट बनता रहता है, और ऑलमोस्ट वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती हैं। मतलब वो एक ही डायरेक्शन में चल रही है, रिएक्टेंट वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना। लेकिन कुछ रिएक्शंस में क्या होता है बेटा, रिएक्टेंट जब रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आपस में फिर से रिएक्ट करके दोबारा रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देते हैं। मतलब एक तो एक ही डायरेक्शन में जा रही है और एक दोनों डायरेक्शन में जा रही है। तो एक को हम इरिवर्सिबल बोलेंगे और एक को रिवर्सिबल, वो तो अभी हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएंगी सारी बातें। पर अगर हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन को समझा है, तो ही हम आगे जाके नेक्स्ट स्टेप में पढ़ पाएंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ पाएंगे। यस। तो सबसे पहले हेडिंग डालो केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या होता है केमिकल इक्विलिब्रियम? तो केमिकल इक्विलिब्रियम किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? केमिकल इक्विलिब्रियम हेडिंग डालो, केमिकल इक्विलिब्रियम हेडिंग डालो। केमिकल इक्विलिब्रियम है, वो रिप्रेजेंट करता है नो नेट चेंज को। जब नेट चेंज कुछ भी ना हो रहा हो, तब उस कंडीशन को, उस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम स्टेट बोल सकते हैं। और अगर वो केमिकल रिएक्शन की सिचुएशन में ऐसा हो रहा हो, तो हम उसे बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम। यस। और अब तुम्हें पता है चेंज है वो, नो नेट चेंज, वो दो टाइप का हो सकता है बेटा। एक तो स्टैटिक हो सकता है और एक डायनामिक हो सकता है। एक तो क्या हो सकता है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो सकता है, और एक क्या हो सकता है? डायनामिक। डायनामिक, ठीक है। अब इसका स्टैटिक का एग्जांपल तुम्हारे सामने बहुत एग्जांपल हैं इसके। मान लो लेट से तुम मार्केट में गए और तुम टेबल के ऊपर, जो तुम्हारी टेबल है, उस टेबल के ऊपर, और तुम बुक रख के गए बेटा। ये तुम्हारी टेबल है और इस टेबल पे तुम बुक रख के गए हो। यहाँ पर बुक है, ठीक है। तो ये बुक रख के तुम टेबल पर गए हो। तो बताओ, क्या तुम जब आओगे तो उसकी पोजीशन में कोई नेट चेंज हुआ या नहीं हुआ? नहीं होगा। यस। क्योंकि जितना फोर्स ये बुक, जितना फोर्स ये बुक ग्रेविटी की वजह से लगा रही है, उतना ही फोर्स जो टेबल का सरफेस है वो इसके कांटेक्ट की वजह से लगा रहा है, जिसे हम कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। तो कांटेक्ट फोर्स और ग्रेविटी की वजह से फोर्स, ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल है, जस्ट इक्वल एंड कैंसिल कर रहे हैं। तो उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं है, नो नेट चेंज। ठीक है। तो क्या वो इक्विलिब्रियम में है? यस, बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है। डन। तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। एक एग्जांपल हम डायनामिक का समझते हैं। लेट्स से मेरे पास एक बीकर है बेटा, और उस बीकर में 5 लीटर वाटर है। 5 लीटर ऑफ वाटर इज देयर इन दैट बीकर। सो अगर मान लो मैं आऊं और मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा होल कर दूं। क्या कर दूं बेटा? होल कर दिया मैंने। और होल कर दिया तो मुझे बताओ, क्या यहाँ से वाटर बाहर आएगा? यस, आना शुरू हो जाएगा। लेट से मैंने उसकी रेट देखी और उसकी रेट आई 1 लीटर पर मिनट। 1 मिनट में 1 लीटर पानी बाहर निकल जाता है। अब मैं एक पंप लेके आया, उस पंप से मोटर कनेक्ट की मैंने, और मोटर के थ्रू मैंने वाटर अंदर, मतलब उसके अंदर वाटर ऐड करना शुरू करते हैं हम। और वो जो वाटर है उसकी रेट भी मैंने 1 लीटर पर मिनट कर दी है। इसका मतलब 1 मिनट में 1 लीटर पानी बाहर निकल गया। तो 1 मिनट में 1 लीटर पानी अंदर भी तो आ गया बेटा। 2 मिनट में 2 लीटर पानी बाहर निकल गया, तो 2 मिनट में 2 लीटर पानी अंदर भी तो आ गया बेटा। तो क्या नेट अभी भी वाटर का लेवल 5, वाटर का जो वॉल्यूम है अंदर बीकर में, क्या अभी भी 5 लीटर है? यस। क्या 2 मिनट बाद भी 5 लीटर होगा? यस। क्या 10 मिनट बाद भी 5 लीटर होगा? 10 मिनट के बाद भी 5 लीटर होगा? यस। सो इसका मतलब तो ये हुआ
कि इसमें नो नेट चेंज आ रहा है वॉल्यूम में, तो क्या हम कह सकते हैं ये इक्विलिब्रियम में है? यस, इक्विलिब्रियम में तो है, बट जितना वाटर बाहर निकल रहा उतना ही अंदर भी तो आ रहा है, इसलिए ये स्टैटिक नहीं है बेटा, डायनामिक इक्विलिब्रियम है। क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। जब दोनों तरफ की रेट हो रही हो तो उसे हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। मतलब जितना वाटर बाहर निकल रहा उतना ही ऐड हो रहा है, बाहर निकल रहा ऐड हो रहा है। यस, क्लियर है? तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एग्जांपल दिया गया है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में जितनी भी हमारी केमिकल रिएक्शंस होंगी वो सब डायनामिक इक्विलिब्रियम को फॉलो करेंगी। यस, तो आगे आगे और भी क्लियरिटी आएगी बेटा, अभी थोड़ा सा वेट करो, बस जस्ट स्टार्टिंग है, आगे आगे और भी क्लियरिटी आती जाएगी। सो उस चीज़ की आप टेंशन मत लो कि मतलब कि आगे क्या होने वाला है। डन? ठीक है, तो अभी केमिकल इक्विलिब्रियम में दो लाइनें लिखो इधर, दो लाइनें लिखो इधर, इधर दो लाइनें लिखो, मैं बोल रहा हूँ। द स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, द स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, द स्टेट ऑफ, मैं फटाफट लिखता हूँ, द स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, द स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, द स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर नो चेंज, वेयर नो change no changes are observed, and no change is observed, no changes are observed, no changes are observed is called equilibrium, is called equilibrium। किसी केमिकल रिएक्शन की वो स्टेट जहां पर कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं हो रहा उसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं, उसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। यस, आगे एक लाइन लिखो बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शंस, on the basis of direction of the reaction, we can classify, on the basis of direction of the reaction, we can classify chemical reactions into following two types. We can classify chemical reactions into following two types. और पहला हेडिंग डालो irreversible reactions, irreversible reactions, irreversible reactions। साथ साथ नोट्स बनाओगे बेटा, बाद में नहीं बनाने, साथ साथ बनाओगे तो ही पढ़ने में मजा आएगा। साथ साथ बनाने, कभी यूँ सोचो एक बार सुन लेते हैं फिर बाद में नहीं, साथ साथ नोट्स बनाओ, ख़त्म करो। यस, ठीक है, पहला इरिवर्सिबल रिएक्शंस, इरिवर्सिबल रिएक्शंस। यस, ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस कौन सी होती है बेटा? जिनमें रिएक्टेंट रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट बनता रहता है, प्रोडक्ट बनता रहता है, प्रोडक्ट बनता रहता है, प्रोडक्ट बनता रहता है, जब तक ये रिएक्शन कंप्लीट ना हो जाए। कंप्लीट का मतलब, कंप्लीट का मतलब क्या? 100%, 100% कंप्लीट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट मोस्ट ऑफ रिएक्शन में हम क्या मानते हैं बेटा कि जो रिएक्शन 99% या उससे ज़्यादा कंप्लीट हो जाए वो भी इरिवर्सिबल रिएक्शन है, वो भी इरिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब ये है कि अगर मान लो हमने रिएक्टेंट को रिएक्ट कराना शुरू किया, रिएक्टेंट रिएक्ट करते रहे, प्रोडक्ट बनता रहा, प्रोडक्ट बनता रहा, प्रोडक्ट बनता रहा, 99% भी अगर वो रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, प्रोडक्ट बनता रहा है, प्रोडक्ट बनता रहा है, 99% भी कंप्लीट हो गया, उससे ज़्यादा हो जाए तो और अच्छी बात है, तो उसे हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। यस, ठीक है, तो लिखो बेटा, यहाँ पर लाइन लिखो, दो लाइनें लिखो इधर। रिएक्शन विच टेक प्लेस इन सिंगल डायरेक्शन, reaction take place in single direction, reaction take place in single direction, that is single direction में हम अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड वर्ड यूज करेंगे तो वो थोड़ी देर में क्लियर हो जाएंगे बेटा तुम्हें। दैट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली is called irreversible reaction, is called irreversible reaction, is called irreversible reaction। ठीक है, फिर रिपीट करना बेटा। रिएक्शंस विच टेक प्लेस इन सिंगल डायरेक्शन, दैट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली, इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। डन? ठीक है, अगला पॉइंट बना के लिखना बेटा। इन इरिवर्सिबल रिएक्शंस ओनली, इन इरिवर्सिबल रिएक्शंस ओनली reactants combine chemically, in irreversible reactions only reactants combine chemically to form product, in irreversible reactions only reactants combine
केमिकली टू फॉर्म प्रोडक्ट। सिर्फ रिएक्टेंट ही कंबाइन करेंगे, जैसे ए प्लस बी, और ऐसे एक सिंगल एरो से दिखाते हैं बेटा। ये सिंगल एरो जहां लगी है इसका मतलब वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, और वो सी और डी बना रहे हैं। तो ये हमारे रिएक्टेंट हैं, ये रिएक्टेंट है, ये कौन है प्रोडक्ट, ये कौन है प्रोडक्ट। यस। तो जब सिर्फ रिएक्टेंट आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट आपस में मिलकर रिएक्टेंट नहीं बनाएंगे। ये मतलब है, ये मतलब है, समझ रहे हो। रिएक्टेंट आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट। इसका मतलब प्रोडक्ट आपस में मिलकर रिएक्टेंट बनाएंगे नहीं। यस। तो नीचे एग्जाम्पल करके एग्जाम्पल लिख दो, नीचे एग्जाम्पल करके एग्जाम्पल लिखो, और एग्जाम्पल करके और ये लिख दो a प्लस बी गिव्स c प्लस डी, और ये सिंगल एरो लगा देना बेटा। क्या लगा दोगे, सिंगल एरो लगा दोगे। एग्जाम्पल लिखो और एग्जाम्पल करके, और मान लो ये लिख दिया। तो ये जो सिंगल एरो से, ये जो सिंगल एरो है, ये सिंगल एरो जब हम यूज़ करते हैं तो वो किसके लिए यूज़ करते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए यूज़ करते हैं बेटा। किसके लिए, इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए यूज़ करते हैं। डन। ठीक है, अगला पॉइंट बना के लिखना बेटा इसी में, इरिवर्सिबल में, रिएक्शंस इन विच reactants react, reactions in which reactants react 99% or more, 99% or more are considered as irreversible reaction, as irreversible reactions, as irreversible reactions। इसमें रिपीट कर रहा हूँ, रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट 99% और मोर आर कंसिडर्ड एज इरिवर्सिबल रिएक्शंस, आर कंसिडर्ड एज इरिवर्सिबल रिएक्शंस। डन। ठीक है, फॉलोइंग, नीचे पॉइंट बना के लिखना बेटा, फॉलोइंग रिएक्शंस बिहेव एज, फॉलोइंग रिएक्शंस बिहेव एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। फॉलोइंग रिएक्शंस बिहेव एज इरिवर्सिबल रिएक्शंस। यस। उसमें पहली कैटेगरी बनाओ बेटा, फर्स्ट कैटेगरी बनाओ। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हम पढ़ते हैं बेटा, तुम्हें पता है एसिड बेस रिएक्शंस होती हैं, उनको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बोलते हैं। और जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ये बात, ठीक है, तुम्हें नहीं लिखनी, तो तुम्हें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखना है और रुकना है अभी, मैं अभी इसके बाद में लिखवाऊंगा। ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो तुम्हें पता है सोल्ट और H2O बनता है। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, अब वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वो तो हम आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे क्या होने वाला उधर। ठीक है, वो हम आयनिक में पढ़ेंगे क्या, वीक एसिड वीक बेस और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वगैरह, वो सारी कैटेगरी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करते हैं तो ऐसी रिएक्शंस इरिवर्सिबल होती हैं। ऐसी रिएक्शंस क्या होती हैं बेटा, इरिवर्सिबल होती हैं। यस। तो इसके आगे एक लाइन लिखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखना, और इसके आगे एक लाइन लिखो, एक लाइन लिखो, रिएक्शंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, reactions between strong acid and strong base are irreversible, reactions between strong acid and strong base, reactions between strong acid and strong base, कंप्लीट लिखना बेटा, तुम्हें शॉर्ट में नहीं लिखना, आर इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल पूरा टाइम दे रहा हूं मैं लिखने का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिखेंगे हम, हर बार ऐसे ही करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ रिएक्शंस है, सबसे पहले हम उसके बारे में एक दो लाइनें लिखेंगे, फिर एग्जाम्पल लिखेंगे, यस, फिर दूसरी रिएक्शन पे चले जाएंगे। तो तुम्हें पता है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन, HCl, स्ट्रॉन्ग बेस कौन बेटा, NaOH। और बताओ इरिवर्सिबल में एक एरो लगाएंगे, दो लगाएंगे, एक एरो लगाएंगे, और एक एरो लगाएंगे तो यहाँ से OH माइनस और यहाँ से H प्लस H2 बना लेगा, और साथ में कौन निकल जाएगा बेटा, NaCl, NaCl प्लस H2। क्या इरिवर्सिबल है, यस। क्या 99% से ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगी, यस। डन। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन लिखो बेटा, सेकेंड है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। लिखो, एक दो लाइनें लिखो बेटा इसके बारे में भी, इसके बारे में भी एक दो लाइनें लिखो, ठीक है। रिएक्शंस वेयर एटलीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट, रिएक्शंस वेयर एटलीस्ट one of the product is getting precipitated. Reactions where at least one of the product is getting precipitated. Is getting precipitated. Yes, फिर से तुम एग्जाम्पल लिखोगे, और एग्जाम्पल में तुम्हारे पास फेवरेट रिएक्शन पता है बेटा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, बताओ क्या, बताओ। AgNO3, AgNO3 क्या बेटा, AgNO3 एक्वस, यस। उसके अंदर तुमने क्या ऐड कर दिया, NaCl एक्वस ऐड कर दिया, NaCl एक्वस ऐड कर दिया, यस। तो बताओ क्या होगा, AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। AgCl के कैसे प्रेसिपिटेट बनते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, है ना। तो ये क्या बन गया, सोलिड बन गया, प्रेसिपिटेट हो गया, क्या बन गया बेटा, सोलिड बन गया। और साथ में कौन, NaNO3 एक्वस। तो ये एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो देखो, ये जब भी प्रेसिपिटेट बनना शुरू होगा, एक प्रोडक्ट भी अगर प्रेसिपिटेट बना है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और प्रेसिपिटेट बनता जाएगा तो रिएक्शन आगे आती जाएगी, मतलब कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आती जाएगी। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में आती जाएगी तो हम कितनी एरो लगाने वाले हैं, हम एक सिंगल एरो लगाने वाले हैं। ये सिंपल ऐसे एरो लगाने वाले हैं, ऐसे सिंगल एरो लगाएंगे, सिंगल एरो ऐसे लगाएंगे। और ऐसे जब भी हम एरो लगाएंगे तो वो कौन सी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, वो इरिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा बेटा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो प्रेसिपिटेट बनेगा, तो प्रेसिपिटेट जब भी बनेगा तो रिएक्शन कैसी होगी, इरिवर्सिबल रिएक्शन होने वाली है। AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट, AgNO3 प्लस में NaCl प्लस हमें क्या मिला है, AgNO3 का वाइट प्रेसिपिटेट मिला है और NaNO3 एक्वस सॉल्यूशन मिल चुका है। यस, ठीक है बेटा। तीसरी रिएक्शन पर चलो, और कौन सी इरिवर्सिबल होती हैं, तो थर्ड रिएक्शन है रिडोक्स रिएक्शन। रिडोक्स रिएक्शन, रिडोक्स रिएक्शन सबको पता है कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं। यस, तो वो भी कैसी रिएक्शन होती हैं, वो भी इरिवर्सिबल रिएक्शन की कैटेगरी में आती हैं। तो हेडिंग डालो थर्ड, रिडोक्स रिएक्शंस। और उस थर्ड के अंदर लिखो बेटा द रिएक्शंस, रिडोक्स रिएक्शंस के आगे लिखो द रिएक्शंस in which oxidation and reduction occur simultaneously. The reactions in which oxidation and reduction occur simultaneously. The reactions in which oxidation and reduction occur simultaneously. एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। यस बेटा, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, कर लेते हैं एग्जाम्पल की बात। यस, बताओ आप, बताओ आप, आपको सब पता है। MnO4 माइनस अगर तुम्हारे पास है एसिडिक मीडियम में ऑक्जेलिक एसिड के साथ, तो ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, H2C2O4। तो ऑक्जेलिक एसिड के साथ और तुमने KMnO4 ऐड कर दिया, आयनिक नहीं, ऐसे KMnO4 लिख लेते। तो तुम्हें पता है एसिडिक मीडियम में और Mn+7 से +2 में, मतलब Mn+2 बनेगा तुम्हारे पास। प्रोडक्ट की अगर अपन बात करें तो क्या बन जाता है, Mn+2 प्लस में CO2 और प्लस में H2O। और अभी तुमने नहीं पढ़ी बेटा रिडॉक्स रिएक्शन, तो वेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे सिलेबस में पूरा एक चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शंस का, वो हम पढ़ेंगे तब और भी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो रिडॉक्स रिएक्शंस इस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, ये ध्यान रखो बस, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शंस इस कैटेगरी से बिलोंग करती है। किस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, किस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं बताओ, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल कैटेगरी। यस, तो KMnO4 ऑक्जेलिक एसिड डाला तो हमने सिंपल सिंगल एरो लगाया है। कौन सा एरो लगाया, फिर से एरो की तरफ ध्यान देना, ये। और ये एरो कहाँ लगाते हैं, इरिवर्सिबल में लगाते हैं बेटा। किधर लगाते हैं, इरिवर्सिबल में। इसका मतलब जहाँ रिडॉक्स रिएक्शन आएंगी वहाँ पर रिएक्शन कैसी होगी, इरिवर्सिबल रिएक्शन होने वाली है। डन, यस बेटा। 4 नंबर रिएक्शन पर चलिए आप, 4 नंबर रिएक्शन पर आप चलिए। फोर्थ रिएक्शन के ऊपर आप चलिए, कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन। यस, कंबशन रिएक्शंस। कंबशन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। यस, कंबशन रिएक्शन का मतलब क्या है, जनरली हम फ्यूल्स का कंबशन करते हैं, तो फ्यूल का कंबशन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो लिखो द रिएक्शन, इसके सामने लिखो बेटा कंबशन के सामने, द रिएक्शन वेयर सब्सटेंस इज बर्न्ड विद ऑक्सीजन गैस, सब्सटेंस इज बर्न्ड विद ऑक्सीजन गैस। जब
सब्सटेंस को ऑक्सीजन गैस के साथ बर्न कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, कंबसन। वेयर द रिएक्शंस वेयर या व्हेन सब्सटेंस इज burnt with burnt with substance is burnt with oxygen gas। यस, डन, लिख लिया बेटा सबने मेरे ख्याल से। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं। यस, एग्जाम्पल लिखते हैं बेटा, लिखो एग्जाम्पल। बताओ मुझे एग्जाम्पल CH4 की, अगर मान लो CH4 हमारे पास गैस है और उसकी तुमने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई, किससे रिएक्शन कराई, ऑक्सीजन से, तो बताओ क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O, CO2 भी गैस और H2O, यस, डन, H2O लिक्विड, CO2 गैस तुम्हारे सामने बन चुकी है। बताओ कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये कैसी रिएक्शन है, ये भी इरिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तुम्हें बैलेंस करना आता है, हमने बैलेंस करना सीखा था हाइड्रोकार्बन के कंबसन को। सबसे पहले किसको बैलेंस करोगे, कार्बन को, फिर किसको बेटा, हाइड्रोजन को, और फिर किसको, ऑक्सीजन को। मुझे पता है तुम बैलेंस कर लोगे। यस, ठीक है, तो 4 नंबर तक हम पढ़ चुके हैं, 4 नंबर तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले बताओ, सबसे पहली रिएक्शन क्या पढ़ी तुमने, सबसे पहली रिएक्शन, सबसे पहले तुमने पढ़ी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या पढ़ी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेकंड तुमने क्या पढ़ी बेटा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या पढ़ी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और थर्ड तुमने क्या पढ़ी, रिडॉक्स रिएक्शन। और अभी अभी फोर्थ पढ़ी है कंबसन। यस, पांचवी और लास्ट लिखो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बेटा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या ये भी इरिवर्सिबल होती है, इसमें थोड़ी कंडीशन है बेटा। इसमें डीकम्पोजिशन में होता क्या है, देखो अभी बात करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन ना रिवर्सिबल भी हो सकती है और इरिवर्सिबल भी हो सकती है। एक कंडीशन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कंडीशन क्या है, अगर वेसल तुम्हारे पास ओपन है, ओपन कंटेनर है, अगर तुम्हारे पास ओपन कंटेनर है तो रिएक्शन पक्का इरिवर्सिबल होगी। अगर डीकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई गैस इन्वॉल्व है तो, गैस अगर इन्वॉल्व है, ओपन कंटेनर है, तो रिएक्शन पक्का क्या होगी, इरिवर्सिबल। और अगर गैस इन्वॉल्व है और तुमने कंटेनर ले लिया क्लोज्ड कंटेनर, क्लोज मतलब जो मतलब पूरी तरह से क्लोज हो, गैस बाहर ही ना निकल सके, ठीक है, तो उस सिचुएशन में रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। इसका मतलब जो अभी हम एग्जाम्पल लिखने वाले हैं वो एग्जाम्पल दोनों से बिलोंग कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कंटेनर कैसा है। अगर ओपन कंटेनर है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसी हो जाएंगी, इरिवर्सिबल हो जाएंगी। और अगर क्लोज कंटेनर है और गैसेज इन्वॉल्व हैं तो बताओ रिएक्शन कैसी हो जाएगी, रिएक्शन अपने पास हो जाएगी क्या, रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या हो जाएगी बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, लिखेंगे ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, लिखेंगे जब ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती हैं, सबसे पहले लिखो बेटा, सबसे पहले लिखो, डीकम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस, डीकम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस, डीकम्पोजिशन of a substance when carried out, when carried out in open vessel, in open vessel या container, in open vessel where at least one product, at least one product formed as gas, formed as gas, formed as gas behaves as irreversible reaction, irreversible reaction। अगर यहीं पर हम क्लोज कंटेनर कर दें बेटा, क्या कर दें, क्लोज कंटेनर, तो वो फिर रिवर्सिबल रिएक्शन से बिलोंग करनी शुरू कर देगी। फिर से वही तुम एग्जाम्पल लिखोगे, क्या लिखोगे, एग्जाम्पल लिखोगे। और एग्जाम्पल लिख कर बताओ क्या लिखने वाले हो तुम, कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत फेमस एग्जाम्पल। इसको स्ट्रांगली हीट करो बेटा, इसको जब स्ट्रांगली हीट करते हैं तो डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज किस में हो जाएगा, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, और प्लस में CO2 गैस। देखो ये आ गई गैस। अगर तुमने ओपन कंटेनर लिया तो गैस बाहर निकल जाएगी, और बाहर निकल जाएगी तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, रिएक्शन तुम्हारे पास हो जाएगी इरिवर्सिबल। क्या हो जाएगी बेटा, इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम की बात की है, किसकी बात की है बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम की। केमिकल इक्विलिब्रियम वो स्टेट है, उस स्टेट को केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं जिस पर नो नेट चेंज हो, जिस पर नेट चेंज बिल्कुल भी ना हो। यस, जिस पर जो भी चेंज है वो ऑब्जर्व ही ना किया जा सके। द स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर नो केमिकल चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड, उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं।
केमिकल इक्विलिब्रियम को अगर समझना है तो पहले हमें इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शंस को समझना पड़ेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन रिएक्शन को हम दो कैटेगरी में तोड़ रहे हैं। पहली हमने तोड़ी है इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रही हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही हैं, ठीक है, उनको सिंगल एरो से दिखाया जाता है। ऐसे रिएक्शंस में 99% और उससे ज़्यादा कंप्लीशन हो जाता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने बात की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, इसका एक एग्जांपल की, ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इरिवर्सिबल का एग्जांपल है, रिडॉक्स रिएक्शन से इरिवर्सिबल का एग्जांपल है, कंबसन रिएक्शन से इरिवर्सिबल का एग्जांपल है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जब कोई अगर गैसेज इन्वॉल्व हो रही है तो ओपन कंटेनर मस्ट है, तो वो कैसा है, किसका एग्जांपल है, इरिवर्सिबल का एग्जांपल है। और अगर डीकम्पोजिशन रिएक्शन के ओपन वेसल की जगह अगर क्लोज्ड वेसल ले लिया जाए तो एग्जांपल बन जाएगा रिवर्सिबल रिएक्शन का, किसका, रिवर्सिबल रिएक्शन का। डन। तो अब तुम्हारा सेकंड हेडिंग है बेटा, सेकंड हेडिंग है रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शंस, हेडिंग डालो रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शंस में लिखो, एक लाइन लिखो, सबसे पहले एक लाइन लिखो, रिएक्शन विच रिएक्शन विच reaction reaction which take place in forward as well as in forward as well as in backward directions, in backward direction, जो फॉरवर्ड में भी और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में एक साथ चले, ठीक है, तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या कहेंगे बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने, सबसे पहला एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये है A प्लस बी की अगर हम बात करें तो C और D हमारे पास प्रोडक्ट बन रही है, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, C प्लस डी, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन हो रही है और साथ में C और D आपस में रिएक्ट करके और A और B भी बनाना वापस शुरू कर देंगे, मतलब दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है। दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन मतलब A और B आपस में रिएक्ट करके और क्या बना रहे हैं बेटा, C और D बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, C और D। अब उल्टा भी तो हो सकता है, C और D आपस में रिएक्ट करके और क्या बना रहे हैं, A प्लस बी बना रहे हैं। यस, यस, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। तो एग्जाम्पल करके ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ये दोनों एरो लगाएंगे। अब दोनों एरो को हम ऐसे भी लगा सकते हैं, अगर मान लो हम बात करें हमारे पास यही है A प्लस बी, अब ये दोनों हाफ हेडेड एरो भी दोनों डायरेक्शन में हो सकती हैं, सही बात है कि नहीं है, ठीक है, तो हाफ हेडेड एरो भी दोनों डायरेक्शन में हो सकती है। मतलब मैं अब यहाँ से इन एरो को चेंज कर रहा हूँ, रिएक्शन वही है, हम एरो ऐसे भी लगा सकते हैं बेटा, हम रिएक्शन ऐसे भी हम एरो ऐसे भी लगा सकते हैं रिएक्शन में, हम रिएक्शन में एरो ऐसे भी लगा सकते हैं बेटा, हम रिएक्शन में एरो ऐसे भी लगा सकते हैं। यस, तो ये वाली एरो लगाओ या ये वाली एरो लगाओ, ये एरो जब भी लगेंगी तो वो कौन सी रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो रिवर्सिबल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यस, क्लियर है। इनके बहुत कॉमन एग्जाम्पल हैं जो हमें बार बार पढ़ने हैं, तो एग्जाम्पल करके हम लिख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, वो सारे एग्जाम्पल एक साथ लिख लेते हैं। तो हेडिंग डालो एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस, तो रिवर्सिबल रिएक्शन के नीचे एग्जाम्पल लिखो बेटा। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल तो बहुत फेमस है बेटा, तुमने PCl5 रिएक्शन, PCl5 हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है कि PCl5 है वो किस में डिसोसिएट हो जाता है, बताओ किस में डिसोसिएट हो जाता है, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, Cl2 गैस। यस, इसी तरह से सेकंड बताओ मुझे, H2 गैस और I2 गैस, बताओ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, बताओ, एरो ऐसे लगाएंगे दोनों डायरेक्शन में। यस, बताओ क्या बनाएंगे, 2HI गैस, क्या बना लेंगे बेटा, 2HI गैस बना लेंगे, बैलेंस कर लिया हमने। थर्ड एग्जाम्पल NH4 HS सॉलिड, ठीक है, इसमें इक्विलिब्रियम में जाएगा तो तुम्हारे पास अमोनिया गैस और प्लस में H2S गैस बनाएगा, बनाएगा बेटा H2S गैस। यस, फोर्थ एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, अभी अभी हमने पढ़ा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है।
ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं वो, अगर गैस इन्वॉल्व हो रही है, देखो यहाँ पर गैस आई ना, ये गैस आई, तो कंटेनर कैसा होना चाहिए, कंटेनर मस्ट बी क्लोज्ड, कंटेनर मस्ट बी क्लोज्ड, क्लोज्ड कंटेनर। या कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे और हमें अगर मान लो रिवर्सिबल रिएक्शन लिखनी है, तो क्या ओपन कंटेनर में लिख पाएंगे बेटा? नहीं लिख पाएंगे सर जी, कैसी बात कर रहे हो सर जी। अगर कंटेनर ओपन हो गया तो गैस तो एस्केप कर जाएगी, एस्केप कर जाएगी, तो फिर तो फिर वो वापस रिवर्स में आ ही नहीं सकती, और रिवर्स में नहीं आ सकती तो फिर वो रिवर्सिबल हो नहीं सकती, रिवर्सिबल हो नहीं सकती। यस, तो रिवर्सिबल होना है तो क्या कंटेनर को क्लोज होना पड़ेगा, बिल्कुल होना पड़ेगा, बिल्कुल होना पड़ेगा। गैस है, गैस है, गैस है, तो कंटेनर को क्लोज होना पड़ेगा, कंटेनर को क्लोज होना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लो PCl5 डिकम्पोज हुआ, PCl3 गैस और Cl2 गैस बाहर ही भाग गए, तो वो आपस में रिएक्ट करके और वापस PCl5 थोड़े ना बना पाएंगे। इस डायरेक्शन में तो तभी आएगी जब कंटेनर में ये वाली गैस बची, और कंटेनर में ये वाली गैस कब बची होगी, जब उसको ढक के रखेंगे, क्लोज करके रखेंगे। यस, तो जब भी गैस इन्वॉल्व हो रही है तो कंटेनर, गैस इन्वॉल्व हो रही है, गैस तो यहाँ पर है, गैस तो यहाँ पर है, गैस तो यहाँ पर है, तो जब भी गैस इन्वॉल्व हो रही है कंटेनर कैसा होना चाहिए, कंटेनर क्लोज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्लोज्ड। यस, फिर उसके बाद में एक बहुत फेमस एग्जांपल हैबर्स प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस हमने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था बेटा, क्या N2 गैस प्लस में 3H2 गैस, ये भी क्या है, एक, ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये रिएक्शन ना होती, ये रिएक्शन ना होती तो बताओ, तो बताओ, तो बताओ क्या होता, क्या होता? कमेंट में लिखना बेटा, कमेंट में लिखना, नीचे नीचे कमेंट में लिखना, मैं देखूंगा किस किस को याद है। ये रिएक्शन ना होती तो क्या होता? इसको हम हैबर्स प्रोसेस बोलते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह बनाने में यूज होती है। यस, हैबर्स प्रोसेस, हैबर प्रोसेस। यस, ठीक है बेटा, यस डन। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ये ध्यान रखने हैं हमें। ठीक है, और भी कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, यस बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम में और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जिसको हम आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ने वाले हैं। एसिटिक एसिड है वो डिसोशिएट हो जाएगा किस में, एसीटेट एनायन और H प्लस में। एसिड है तो H प्लस दे देगा ना बेटा, H प्लस निकाल लो बाहर, और H प्लस निकाल लिया तुमने बाहर, तो पीछे क्या बचा, पीछे जो बचा वो लिख दो, सिंपल सी बात है, पीछे जो बचा वो लिख दो, पीछे जो भी बचा है उसको लिख दो बेटा, लिख दो, बताओ क्या बचा है, CH3COO माइनस बचा है सर, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। यस, तो रिवर्सिबल रिएक्शंस की हमने बात कर ली है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस की हमने बात कर ली है बेटा। नोट बना के पॉइंट एक और लिख दो, नोट बना के एक पॉइंट और लिख दो, नोट बना के पॉइंट एक और लिख दो। रिवर्सिबल रिएक्शंस मस्ट बी डन इन क्लोज्ड कंटेनर व्हेन, लिखो, रिवर्सिबल रिएक्शंस मस्ट बी डन इन क्लोज्ड कंटेनर, reversible reactions must be done in closed container, in closed container when gas और gaseous gases, एक गैस या बहुत सारे गैस के, when gas और gases are involved, are involved in the chemical reaction, in the chemical reaction, in the chemical reaction, it is due to avoid gas escape। यस, सही बात है ना। जैसे मान लो तुम्हारे पास ओपन कंटेनर है और तुमने कोई रिएक्शन स्टार्ट की और कोई गैस है वो निकल गई, अब गैस तो बेटा निकल के एनवायरनमेंट में जा चुकी है, और एनवायरनमेंट में जा चुकी है तो वो वापस क्या आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, और नहीं बना पाएंगे तो रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में जाएगी, और एक ही डायरेक्शन में जाएगी तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, इरिवर्सिबल। लेकिन अगर तुमने यही कंटेनर अगर क्लोज कर दिया, क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया, मैंने ये क्लोज कर दिया ऊपर से और क्लोज कर दिया, तो मुझे बताओ, जैसे ही हमने अगर इसको क्लोज कर दिया तो अब गैस जाएगी तो गैस कंटेनर में ही रहेगी, और कंटेनर में रहेगी तो वो गैस आपस में रिएक्ट करके और फिर वापस भी तो आ सकती है। मान लो ए और बी ने मिलकर सी गैस बनाई, और अब ये सी गैस वापस भी तो आ सकती है, ए और बी बना सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में ही तो रिवर्सिबल होने के चांसेस हैं। और अगर मान लो ये गैस बाहर ही निकल गई बेटा कंटेनर से,
एनवायरनमेंट में ही चली गई तो फिर वहाँ से वापस आने के कोई चांसेस होंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे बेटा, बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो हमने पहला स्टेप कर लिया है कंप्लीट। फर्स्ट स्टेप वी हैव कंप्लीटेड, फर्स्ट स्टेप वी हैव कंप्लीटेड। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। यहाँ तक क्या तुमने नोट्स बना लिए हैं? 2 मिनट पानी पी लो, 2 मिनट पानी पी के फिर से शुरू करते हैं अगली बात। यस बेटा, अब हम देखते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या और उसे कैसे अचीव किया जा सकता है। यस, कि केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या और उसे कैसे अचीव किया जा सकता है। डन। तो हेडिंग डालो केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या हेडिंग डालो? केमिकल इक्विलिब्रियम। यस, केमिकल इक्विलिब्रियम। हमने एक बार पहले भी हेडिंग डाला था, एक बार दोबारा अब हेडिंग डाल रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या बेटा? केमिकल इक्विलिब्रियम। यस, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ठीक है। अब मान लो हमने कोई एक रिएक्शन ले ली, लेट्स से हमारे पास कोई एक रिएक्शन है जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन बेटा? रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो मैं दोनों तरफ एरो लगा के और ऐसे लिख दूंगा, ए से बी बना, ए से बी बना। जब शुरू में, जब हमने स्टार्टिंग में, जब रिएक्शन जब स्टार्ट करनी शुरू की थी, जब लेट से रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, हमने सिर्फ क्या लिया? ए ले रखा है। तो लेट से हमारे पास ए के ए 0 मोल्स है, मतलब ए 0 टाइम पर मोल है, जो कि ऑब्वियसली ज़्यादा रहे होंगे। और जैसे जैसे रिएक्शन होती रहेगी तो बताओ ए नोट, ये जो मोल है ये कम होते रहेंगे, और टाइम के साथ और कम होंगे, और टाइम के साथ और कम होंगे। तो लेट से हमने कहा टी टाइम पर, क्या कहा बेटा? टी टाइम पर, जब टाइम इज इक्वल टू टी है तो उस टाइम पर ए नोट में से एक्स मोल कम हो गए। अब तुम्हें पता है एक मोल से, ए के एक मोल से बी के कितने मोल बनते हैं बेटा? एक मोल बनते हैं। तो एक मोल से अगर एक मोल बनता है तो मुझे बताओ एक्स मोल से कितने बनेंगे? एक्स मोल बनेंगे। तो ए नोट में से अगर एक्स कम हो गए तो इधर भी एक्स बनेंगे। अगर ए नोट में से 2x कम हो जाते तो एक से एक बनता है, तो 2x से कितने बन जाएंगे? 2x बन जाएंगे। यस, क्या ये बात क्लियर हो रही है? आया ना? तो ए नोट में से एक्स कम हुए, ठीक है। तो अब टाइम और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, तो और ज़्यादा वैल्यू है वो एक्स की बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब जो ए की कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम के साथ घटती जा रही है और बी की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। यस, तो इक्विलिब्रियम जब आएगा, जब इक्विलिब्रियम आएगा, लेट्स से उस टाइम पर ए की कॉन्सेंट्रेशन ए नोट माइनस एक्स ई है। एक्स ई मतलब इक्विलिब्रियम पर, ई मतलब इक्विलिब्रियम पर, इसलिए ई लिख दिया मैंने। तो बताओ ए में से एक्स ई कम हुआ तो इधर क्या बनेगा बेटा? एक्स ई बन जाएगा, एक्स ई बन जाएगा। जब टाइम, अब इक्विलिब्रियम, जब टाइम आ चुका, इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका, उसके बाद जब हम देखेंगे, उसके बाद लेट से हमारा इक्विलिब्रियम 5 मिनट के बाद आ गया है, 5 मिनट पर आ गया है। तो 5 मिनट के बाद अगर तुम रिएक्शन को 10 मिनट बाद देखो, 15 मिनट बाद देखो, 20 मिनट बाद देखो, मतलब इक्विलिब्रियम आने के बाद अगर तुम ऑब्जर्व करो तो बेटा वहाँ पर कोई चेंज तुम्हें मिलने वाला नहीं है। मतलब जो इक्विलिब्रियम पर जो कॉन्सेंट्रेशन आ चुकी है, यस, जितने मोल बन चुके हैं ए के, उतने ही मोल, जितने मोल बी के बन चुके हैं उतने ही मोल टाइम टी इज़ ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम, टी इक्विलिब्रियम पर रहेंगे। मतलब एक बार जब इक्विलिब्रियम आ गया, एक बार जब इक्विलिब्रियम आ गया, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ए है, ए की कॉन्सेंट्रेशन वो भी फिक्स हो चुकी है और बी की कॉन्सेंट्रेशन है वो भी फिक्स हो चुकी है। अब उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज आने वाला नहीं है। मतलब इक्विलिब्रियम जैसे ही आया तो जितना ए बी में चेंज हो रहा है, जितना ए बी में चेंज हो रहा है उतना ही बी वापस ए में चेंज होना शुरू हो जाएगा। जितना ए बी में चेंज हो रहा है उतना ही बी वापस ए में चेंज होना शुरू हो जाएगा इक्विलिब्रियम के बाद। अब उसके बाद तुम और टाइम लो, और टाइम लो, टाइम ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम, बहुत देर बाद जब तुमने देखा तो भी बेटा तुम्हें यही कॉन्सेंट्रेशन मिलने वाली है, ए नोट माइनस एक्सी, और यहाँ पर तुम्हें क्या मिलेगा? एक्सी। इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन आ चुकी है वही कॉन्सेंट्रेशन बाद में रहेगी, यस रहेगी, क्योंकि उस टाइम के बाद जितने मोल ए के बन रहे, ए के मतलब कंज्यूम हो रहे हैं, बी बना रहे हैं, उतने ही बी के कंज्यूम होकर और ए बना रहे होंगे। इसका मतलब हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी कांस्टेंट हो चुकी हैं इक्विलिब्रियम आने के बाद। यस, मतलब इक्विलिब्रियम पर जितना ए बी में चेंज हो रहा हो, तो ए बी में चेंज हो रहा है बेटा, उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड रेट, रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और बी अगर ए में चेंज हो रहा है तो वो बैकवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। यस,
तो हम देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, एक बार ये बात सुनना ढंग से, ठीक है, क्योंकि आप में से कई बच्चे हैं ना वो पहली बार पढ़ रहे हैं। तो ए जब बी में जा रहा है तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और इसके लिए जो रेट है, रेट मतलब स्पीड एक प्रकार से, मान लो रिएक्शन किस रेट से हो रही है, तो उस रेट को हमने क्या बोला, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और इसी तरह से जब बी ए में चेंज हो रहा होगा रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन, और इसकी रेट को हम क्या बोलेंगे, आर बी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जब आएगा, इक्विलिब्रियम जब भी आएगा, तो पहले तो मुझे यूँ बताओ, शुरू में हमारे पास सिर्फ कौन था, ए था। तो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। रेट है किसी रिएक्शन की, अगर वो ज़्यादा होगी, कब ज़्यादा होगी, जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तो रेट भी ज़्यादा, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम तो रेट भी कम, तो रेट भी कम होगी बेटा। तो सिंपल सी ये बात है। तो शुरू में मुझे बताओ, शुरू में स्टार्टिंग में सिर्फ ए था, तो मुझे बताओ, ए जब था तो फॉरवर्ड वाले की रेट ज़्यादा होगी या बैकवर्ड? तो तुम्हें पता है रिएक्टेंट ए किसके लिए है, रिएक्टेंट फॉरवर्ड के लिए है। किसके लिए है बेटा, फॉरवर्ड के लिए। और फॉरवर्ड के लिए रिएक्टेंट ए है, तो इसका मतलब शुरू में जब ए ज़्यादा रहा होगा तो आर एफ ज़्यादा रही होगी। फिर धीरे धीरे ए कम होता गया, ए कम होता गया, ए में से कुछ घटता गया, ए में से कुछ घटता गया, और बी बढ़ता गया, बी बढ़ता गया, बी बढ़ता गया। यस, तो ए में से कम होता गया और बी इंक्रीज होता गया। तो मुझे बताओ टाइम के साथ, क्या टाइम के साथ, देखो टाइम के साथ क्या हो रहा है, टाइम के साथ ए की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होती जा रही है। शुरू में ए की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम थी, तो इसका मतलब शुरू में फॉरवर्ड रेट मैक्सिमम थी, फॉरवर्ड रेट बहुत ज़्यादा थी। धीरे धीरे ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई है, कम हुई है, तो इसका मतलब फॉरवर्ड रेट है वो कम होनी शुरू हुई है। यस, टाइम के साथ, टाइम के साथ। अब शुरू में बी की कॉन्सेंट्रेशन तो जीरो थी बेटा, तो इसका मतलब शुरू में तो बी की जो फॉरवर्ड जो बैकवर्ड रेट है वो तो कुछ थी नहीं, वो तो कुछ थी नहीं। यस, वो तो कुछ थी ही नहीं। डन। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ा, बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, और बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी तो बी तुम्हें पता है रिएक्टेंट है बैकवर्ड रिएक्शन का, तो बैकवर्ड रिएक्शन है। इस बैकवर्ड रिएक्शन को देखो बेटा एक बार, बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या है, बी और फिर तुमने ऐसे एरो लगाई है और ए की तरफ बैकवर्ड को देखो, तो अब रिएक्टेंट कौन बन गया बैकवर्ड रिएक्शन में, रिएक्टेंट बी बन गया है, और प्रोडक्ट बैकवर्ड रिएक्शन का कौन है, ए है। तो मुझे बताओ बी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तो रेट ज़्यादा, तो रेट ज़्यादा जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा। तो यही बात है, तो ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। टाइम के साथ क्या हो रहा है, टाइम के साथ बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, तो टाइम के साथ बैकवर्ड रेट बढ़ती जा रही है। तो देखो क्या हो रहा है, टाइम के साथ ए की कॉन्सेंट्रेशन तो कम होती जा रही है और बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है। एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों की जो रेट है वो बराबर हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो दोनों की रेट है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो जाएगी, और उसी टाइम को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम टाइम। उसी टाइम को हम क्या बोलते हैं, टी इक्विलिब्रियम। जिस टाइम पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड की रेट बराबर हो जाए उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम टाइम। और ऐसी स्टेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या बोलते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट। यस, डन। ठीक है, तो तुम हेडिंग डालो केमिकल इक्विलिब्रियम, और केमिकल इक्विलिब्रियम हेडिंग डाल के और ये लिखो। मैं लिखता हूँ एक बार, ये थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ा सा वो हो गया बेटा, लिखवाना तो ऐसे ही था पर लिखवा नहीं पाया, कोई बात नहीं, अभी लिखवा दूंगा मैं। ठीक है, 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, कोई बात नहीं, लिखवाता हूँ मैं, पूरी बात लिखवाऊंगा, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओ। यस, सबसे पहले हेडिंग डालो केमिकल इक्विलिब्रियम। डन। यस, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम हेडिंग डाल दिया, और केमिकल इक्विलिब्रियम हेडिंग डाल के और एक रिएक्शन लिख दो। लेट से हमने बोला ए कोई रिएक्शन है, मतलब रिएक्टेंट है, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन, इसके लिए रेट क्या है, आर फॉरवर्ड, और ये बैकवर्ड रिएक्शन के लिए लिख दिया हमने, इसके लिए हमने बोल दिया रेट है आर बैकवर्ड। जब टाइम जीरो था तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ए जीरो थी, तो उस टाइम बी बना नहीं था। फिर टाइम टी हुआ तो ए नोट में से कुछ एक्स कम हुआ, तो इधर 1 से 1 बनता है तो एक्स एक्स बन जाएगा। व्हेन टाइम टी इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो ए नोट में से एक्स ई कम होगा, तो इधर क्या बन जाएगा बेटा, एक्स ई। अब टाइम इक्विलिब्रियम से भी अगर ज़्यादा हो गया तो बताओ क्या बन जाएगा, तो भी यही रहेगा सर, क्योंकि इक्विलिब्रियम आने के बाद कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। मतलब ये हमारी जो कंडीशन है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन बन चुकी है। यस, यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ चुका है, इक्विलिब्रियम आ चुका है।
और इसके बाद कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो चुकी है, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज होने वाला नहीं है। यस डन। तो ये बात तुमने लिख दी। फिर उसके बाद में तुम लिखो नीचे, पहले सबसे पहले ये बना लो बेटा, ये बना लो, ये बना लो सबसे पहले। यस, रिएक्शन प्रोफाइल बना लो और फिर उसके बाद नीचे लिखो, उसके बाद नीचे लिखो, उसके बाद नीचे लिखो। ठीक है, सबसे पहले तो लिखो वेर आर एफ इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड आर बी इज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब तुम्हें पता है सबसे पहले ए बहुत ज़्यादा था तो रेट ऑफ फॉरवर्ड ज़्यादा रही होगी, और बी था ही नहीं शुरू में, लेकिन बी टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब टाइम के साथ रेट ऑफ बैकवर्ड है वो बढ़ती जाएगी और टाइम के साथ फॉरवर्ड की रेट है वो कम होती जाएगी, जो शुरू में ज़्यादा थी, क्योंकि ए धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है रेट, अगर ए कम होगा तो रेट कम होगी और बी बढ़ता जाएगा तो रेट बढ़ती जाएगी। तो एक टाइम आएगा कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यस, तो तुमने ये लिख दिया वेयर आर एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड आर बी इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर हो जाएंगी, तो वो नीचे लिख दो बेटा, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. At equilibrium rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. yes, हम एक ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं, देखो ग्राफ बना लेते हैं। यस, ग्राफ बना लेते हैं। यस बेटा, ग्राफ बना लेते हैं। तो इधर हमने टाइम लिखा, टाइम, टाइम इधर बढ़ता जा रहा है और इधर हमने लिखा रेट। क्या लिखा बेटा, रेट। ठीक है, तो मुझे बताओ शुरू में लेट से हमने यहाँ पर शुरू में ज़्यादा थी फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट, तो ये हमने लिख दिया फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट। यस, और बैकवर्ड रिएक्शन शुरू में बी बना ही नहीं था, तो शुरू में रेट क्या थी बैकवर्ड की, 0 थी, और धीरे धीरे बी बनने लगा, बी बनने लगा, बी बनने लगा, बी बनने लगा, तो रेट बढ़नी शुरू हुई, रेट बढ़नी शुरू हुई, रेट बढ़नी शुरू हुई, और एक टाइम ऐसा आया कि दोनों रेट बराबर हो गई। तो इस टाइम पर और इसके बाद, इस टाइम और इसके बाद, इस टाइम और इसके बाद क्या हुआ है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्या बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, है ना। रेट क्या हो गई, बराबर हो गई। तो बताओ क्या इसे हम टी इक्विलिब्रियम बोल देंगे, यस बोल देंगे। ये कौन सी रेट है बेटा, ये फॉरवर्ड की रेट है, क्योंकि फॉरवर्ड की कम होती जा रही थी और बैकवर्ड की धीरे धीरे बढ़ रही थी, क्योंकि बी की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ रही है। यस, डन। तो ये लिख लिया तुमने। अब ग्राफ हम बनाएंगे कॉन्सेंट्रेशंस का, किसका, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का। यस, तो 3 पॉपुलर ग्राफ हैं बेटा, ये तीनों पता होने चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, तीनों पता होने चाहिए। मैं एक बार पहले 3 कॉलम बना लेता हूँ। यस, इधर हमारा कॉन्सेंट्रेशन है और इधर हमारा टाइम है। डन। यहाँ पर हमारा कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ हमारा टाइम है बेटा। यहाँ हमारा कौन है, कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ हमारा टाइम। यहाँ हमारा कौन है, कॉन्सेंट्रेशन, और इधर हमारा टाइम है। यहाँ हमारा कॉन्सेंट्रेशन है बेटा। कॉन्सेंट्रेशन तो मेरी बहुत ज़्यादा है सर जी, अभी देखना मैं 4 घंटे एक साथ पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ मैं। ये मेरी कंसंट्रेशन को चैलेंज मत कर देना। कंसंट्रेशन, और इधर है बेटा टाइम, टाइम भी बहुत है हमारे पास। यस ठीक है बेटा, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यस डन। ठीक है, अगर मान लो रिएक्टेंट है, हमारे हमारे पास रिएक्शन क्या थी, ए रिएक्टेंट था, कौन था बेटा, ए रिएक्टेंट था। क्या हो गया इसको, ए रिएक्टेंट था और वो बी में चेंज हो रहा था, और रिएक्शन वापस भी आना शुरू हो गई थी, मतलब बी है वो किस में चेंज हो रहा था, ए में, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन थी। यस डन।
तो ए की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ घटती जा रही है। तो ए की कॉन्सेंट्रेशन शुरू में ज़्यादा थी, शुरू में ए की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी, शुरू में ए की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी। शुरू में बी की कॉन्सेंट्रेशन जीरो थी, शुरू में बी की कॉन्सेंट्रेशन जीरो थी, शुरू में बी की कॉन्सेंट्रेशन जीरो थी, शुरू में बी की कॉन्सेंट्रेशन जीरो थी। यस, और शुरू में बी की कॉन्सेंट्रेशन जीरो, शुरू में बी की कॉन्सेंट्रेशन जीरो थी, शुरू में बी की कॉन्सेंट्रेशन जीरो थी और बी की जीरो थी। डन। तो ए की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ घटती जा रही है, घटती जा रही है, और बी की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और एक टाइम आया कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो चुकी है। तो लेट्स से यहां पर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हुई यहां पर। उसके बाद अब ये दोनों की कॉन्सेंट्रेशन आगे कांस्टेंट ही चलती जा रही है, आगे कांस्टेंट ही चलती जा रही है, आगे कांस्टेंट ही चलती जा रही है। यस, तो आगे तुम जब भी जिस भी टाइम पर ऑब्जर्व करोगे ये कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो चुकी है, ये कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो चुकी है। देखो, इक्विलिब्रियम के बाद ये कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो चुकी है। उसके बाद और टाइम पे देखोगे तो फिर भी यही मिलेगी तुम्हें, और टाइम पे देखोगे फिर भी यही मिलेगी। अब इस कॉन्सेंट्रेशन के अलावा कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं आने वाली, मतलब ये कांस्टेंट हो चुकी है, ये कांस्टेंट हो चुकी है। तो ऊपर किसकी कॉन्सेंट्रेशन थी बेटा? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन थी। और नीचे किसकी कॉन्सेंट्रेशन थी? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये ए की कॉन्सेंट्रेशन और ये बी की कॉन्सेंट्रेशन। हो सकता है ये इक्विलिब्रियम कुछ ऐसा आ जाए, हो सकता है ये इक्विलिब्रियम कुछ ऐसा आ जाए, कैसा आ जाए, कैसा आ जाए, ऐसा आ जाए, ऐसा आ जाए। ऐसा मतलब ये है कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट तो है और बराबर भी है। यस, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, ढंग से सुनना। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है कि नहीं है? कांस्टेंट है कि नहीं है? मतलब मैं क्या कह रहा हूं तुमसे, लेट्स से हमने ए के 10 मोल लिए होते। कितने मोल लिए होते बेटा? 10 मोल। और 10 में से 5 टूट गए। एक्स की वैल्यू कितनी है? 5। तो 10 में से अगर 5 टूटे तो कितने बचे? 5 बचे। और यहां पर एक्स कितना है? 5 है, क्योंकि एक से एक बनता है, तो 5 से कितने बनेंगे? 5। तो इसका मतलब यहाँ भी 5 बने और यहाँ भी 5 बचे और यहाँ भी 5 बने। तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों कांस्टेंट है। यस, कांस्टेंट तो है ही, साथ में बराबर भी हो गए। क्या बराबर हो सकते हैं? यस। लेकिन क्या हर बार बराबर हो सकते हैं? ये कोई ज़रूरी नहीं। हो सकता है कि इक्विलिब्रियम आ गया हो जब यहाँ 5 की जगह पर 4 हुए हों। तो 4 अगर हुए होते तो 10 में से 4 मतलब यहाँ कौन बनता बेटा? 6 बनता, और यहाँ कौन? 4। तो इक्विलिब्रियम पे हो सकता है ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएं, या हो सकता है इक्विलिब्रियम पर ये दोनों वैल्यू सेम ना हो। तो ये कोई ज़रूरी नहीं दोनों वैल्यू सेम होंगी, ये कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों वैल्यू सेम होंगी, ये कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों वैल्यू सेम होंगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों वैल्यू सेम होंगी, लेकिन कांस्टेंट ज़रूर हो जाएंगी, ये कंफर्म है। और हो सकता है कि यहाँ पर 10 मोल हो और इक्विलिब्रियम आ गया हो 10 में से 7 अगर टूटे, मतलब रिएक्टेंट कम बच गया हो और प्रोडक्ट ज़्यादा बन गया हो, तब भी इक्विलिब्रियम आ सकता है, तब भी आ सकता है। मतलब यहाँ पर हमारे पास तीनों कंडीशन हैं बेटा, कि हो सकता है रिएक्टेंट ज़्यादा हो सकता है प्रोडक्ट ज़्यादा हो, और हो सकता है दोनों ही बराबर हो गए हों। ओ माय गॉड। लेकिन एक कॉमन बात है, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी दोनों की, कॉन्सेंट्रेशन दोनों की कांस्टेंट हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन दोनों की कांस्टेंट हो जाएगी। देखो, रिएक्टेंट की भी कांस्टेंट हो चुकी है, प्रोडक्ट की भी कांस्टेंट हो चुकी है, रिएक्टेंट की भी कांस्टेंट हो चुकी है, प्रोडक्ट की भी कांस्टेंट हो चुकी है। तो इस टाइम को हम क्या बोलेंगे? इस टाइम को हम बोलेंगे टी इक्विलिब्रियम। टी इक्विलिब्रियम, ये टी इक्विलिब्रियम है बेटा। और हो सकता है रिएक्टेंट कम बच जाए, अब रिएक्टेंट कम बच जाए, अब रिएक्टेंट कम बच जाए, अब रिएक्टेंट कम बच जाए, मतलब कुछ ग्राफ ऐसा आ जाए, कुछ ग्राफ ऐसा आ जाए, कुछ ग्राफ ऐसा आ जाए, मतलब ये रिएक्टेंट वाला ग्राफ आ जाए नीचे और प्रोडक्ट वाला ग्राफ आ जाए ऊपर। यस। तो यहाँ पर लेट से हमने कहा यहाँ पर कहीं कांस्टेंट हो गई है, लेट से यहाँ पर कहीं कांस्टेंट हो गई कॉन्सेंट्रेशन दोनों की। तो ये टी इक्विलिब्रियम है, ये टी इक्विलिब्रियम है। तो तीनों ग्राफ बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन सुनना बेटा ढंग से, ये वाला पॉइंट क्या इक्विलिब्रियम बता रहा है? क्या ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम बता रहा है? क्या ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम बता रहा है? लिखो, रोको और कमेंट लिखो, कमेंट रोको, वीडियो रोको और कमेंट लिखो नीचे, क्या ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम बता रहा है? और डिलीट मत करना बेटा, डिलीट मत करना, जो भी तुम लिख रहे हो मेरे को पता होना चाहिए। यस, वेट कर रहा हूँ मैं कौन कौन लिखेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम नहीं बता रहा। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट नहीं हुई है। देखो इसके बाद भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है
और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, इसका मतलब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट नहीं हुई है, और कॉन्सेंट्रेशन अगर कांस्टेंट नहीं हुई है तो इक्विलिब्रियम नहीं है। ये वाला पॉइंट सिर्फ ये बता रहा है इस पॉइंट पर रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो गई है, कांस्टेंट नहीं हुई है। कांस्टेंट होनी जरूरी है, कांस्टेंट हो जाए बराबर हो जाए तो अच्छी बात है, कांस्टेंट हो जाए बराबर ना हो तो भी इक्विलिब्रियम है, तो भी इक्विलिब्रियम है। कांस्टेंट तो होना जरूरी है, कांस्टेंट तो होना जरूरी है, कांस्टेंट तो होना जरूरी है, पर कांस्टेंट हो जाए सेम हो जाए अच्छी बात है, कांस्टेंट हो जाए सेम ना हो तो भी अच्छी बात है, तो भी इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो भी इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो कांस्टेंट होना कोई क्राइटेरिया नहीं है, सॉरी सेम होना कोई क्राइटेरिया नहीं है, सेम होना कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इक्विलिब्रियम आ गया। कॉन्सेंट्रेशन सेम है बट इक्विलिब्रियम नहीं है, इक्विलिब्रियम तो यहाँ है बेटा। कॉन्सेंट्रेशन सेम है बट कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट भी, इसके बाद कोई कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, इक्विलिब्रियम है। कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। यस, आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग बात तुम्हें समझ में आई होगी, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात तुम्हें समझ में आई होगी। यस, तो ये तीनों ग्राफ आई थिंक तुम्हें समझ में आ चुके हैं बेटा। यस, डन। तो ये तीनों ग्राफ बनाने हैं और नीचे हेडिंग डालो फीचर्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। नीचे हेडिंग डालो फीचर्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या हेडिंग डालो बेटा? फीचर्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या हेडिंग डालोगे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों? फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, सॉरी केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, फीचर्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। डन, डन, डन। यस, पहला पॉइंट लिखो बेटा, पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट, कुछ पॉइंट लिखने हैं, कुछ पॉइंट लिखने हैं। पहला पॉइंट लिखो, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक इन नेचर, हम बात कर चुके हैं डायनामिक की। डायनामिक का मतलब क्या है? डायनामिक का मतलब ये है कि जितना ए बी में चेंज हो रहा है उतना ही उस टाइम पर बी ए में चेंज हो जाएगा। जिस रेट से ए बी में चेंज हो रहा है उसी रेट से बी ए में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड सेम होंगी। यस, तो दूसरा पॉइंट बना के लिख दो बेटा, क्या? एट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट्स आर इक्वल। एट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट्स आर इक्वल। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट्स आर इक्वल। यस, दो पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट लिखा तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम है वो डायनेमिक इन नेचर है। दूसरा लिखा तुमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों की रेट बराबर होती है। यस, इक्विलिब्रियम को बेटा अगर मान लो तुमने एक बॉक्स लिया और उस बॉक्स में ए डाल दिया, क्या डाल दिया? ए, तो ए बी के साथ इक्विलिब्रियम बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमने उस बॉक्स के अंदर बी डाला होता तो क्या बी ए के साथ इक्विलिब्रियम बना लेगा? बिल्कुल बना लेगा बेटा, वो भी बना लेगा, क्योंकि रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चल रही है। देखो, तो मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चाहे तुम ए डालो तो भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा कंटेनर में, और तुम बी डालोगे तब भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इसका मतलब इक्विलिब्रियम को हम दोनों डायरेक्शन से या किसी भी डायरेक्शन से यूज कर सकते हैं। यस, तो थर्ड पॉइंट बना के लिख दो, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड, equilibrium can be achieved, equilibrium can be achieved from forward, from forward as well as from backward direction, as well as from backward direction, as well as from backward direction. Yes, done. तो 3 पॉइंट लिख लिए हैं तुमने। इक्विलिब्रियम को हम फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी अचीव कर सकते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन से भी अचीव कर सकते हैं। डायनामिक होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर होते हैं। ठीक है, 4 नंबर लिख रहा हूँ बेटा, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम ऑल द पैरामीटर्स, ऑल द पैरामीटर्स, ऑल द पैरामीटर्स लाइक कॉन्सेंट्रेशन, लाइक कॉन्सेंट्रेशन, comma pressure, like concentration, comma pressure, comma density of mixture, like concentration, comma pressure, comma density of mixture, density of mixture, molar mass of mixture, molar mass of mixture, molar mass of mixture, etc. become constant, become constant.
जब इक्विलिब्रियम आ चुका होगा बेटा तो कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो चुकी होगी, प्रेशर कांस्टेंट, कांस्टेंट पे ध्यान देना, कांस्टेंट पे ध्यान देना, रेट बराबर होती है, कॉन्सेंट्रेशन जरूरी नहीं बराबर हो, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होती है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट हो गया और वो बराबर हो गया तो अच्छी बात है, क्या दिक्कत है, बराबर होना भी तो कांस्टेंट होता है। अगर मान लो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों 5-5 हो गए, ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैंने कहा रिएक्टेंट 6 है और प्रोडक्ट 4 है, अब ये कांस्टेंट हो चुके हैं, 6 और 4 ही रहेंगे हमेशा, तो वो भी तो कांस्टेंट है, और दोनों 5-5 रहेंगे तो वो भी तो कांस्टेंट है। यस, और हो सकता है कि प्रोडक्ट 7 हो जाए और रिएक्टेंट 4 हो जाए, 2 हो जाए, 1 हो जाए, तो और हमेशा वही रहे, तो वो भी तो कांस्टेंट है। यस, डन। तो मेरे ख्याल से बात समझना बेटा, ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये जो भी हम बात कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं। एट इक्विलिब्रियम हमने क्या लिखा, एट इक्विलिब्रियम ऑल द पैरामीटर्स लाइक कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, मोलर मास ऑफ मिक्सचर एक्सेट्रा बिकम कांस्टेंट। यस, फिफ्थ फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे बेटा, फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होता है बेटा, कैटलिस्ट वो होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। जैसे मान लो तुम्हें मान लो यहाँ से तुम्हारे घर से और दिल्ली जाना है। यस, तो हो सकता है तुम पैदल पैदल जाओ, पैदल पैदल जाओ, पैदल पैदल जाओ, तुम्हारे घर की लोकेशन है एक तो, और एक दिल्ली की लोकेशन है। यस, तो तुम पैदल पैदल जाओ, और हो सकता है कि तुम बाइक से जाओ, स्कूटर से जाओ, कार से जाओ, लेट से तुम कार से जा रहे हो, तो बेटा लोकेशन तो तुम्हारे घर की वही थी, दिल्ली की भी वही है जहाँ तुम्हें जाना है, तो लोकेशन में कोई चेंज आया क्या, नहीं आया। लेकिन तुम्हारा जाने का टाइम कम हो गया, मतलब तुम्हारी जो स्पीड है वो ज़्यादा हो गई, तुम वहाँ जब पहुँचे तो ज़्यादा स्पीड से पहुँच पाए एज कंपेयर टू अगर तुम पैदल जा रहे थे। तो बस ऐसा ही होता है, अगर मान लो कोई रिएक्शन चल रही है, ए से बी जा रही है, और हमने कोई ऐसा सब्सटेंस डाल दिया, कोई भी सब्सटेंस डाल दिया, उस सब्सटेंस से ए से बी बन तो रहा है, लेकिन ए से बी जितना बनना चाहिए था पहले उतना ही बन रहा है, लेकिन फ़र्क क्या है, सिर्फ स्पीड बढ़ा दी गई है। क्या बढ़ा दी गई है, स्पीड। तो ऐसी स्पीसीज को हम बोलते हैं कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। मतलब ये जो कार है ये तुम्हारे लिए कैटलिस्ट का काम कर रही है, ये तुम्हारे लिए कैटलिस्ट का काम कर रही है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्पीड कम कर देते हैं रिएक्शन की, तो उन्हें हम इनहिबिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनहिबिटर, इनहिबिटर। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो क्या कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को चेंज कर देंगे या इक्विलिब्रियम वहीं पर अचीव होगा। तो इक्विलिब्रियम जो अचीव हो रहा है, क्या उसका टाइम चेंज हो जाएगा, यस टाइम चेंज हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा बेटा, चेंज। और टाइम मतलब जल्दी अचीव हो जाएगा, क्विकली अचीव हो जाएगा, क्विकली अचीव हो जाएगा इक्विलिब्रियम। यस, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन आ चुकी थी, मान लो लेट से हमने ए और बी के बीच में इक्विलिब्रियम बनाया विदाउट कैटलिस्ट। क्या बनाया, विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट। और हमने कहा कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10 है, शुरू में 0 है जब टाइम 0 था, और टी एट टी इक्विलिब्रियम पर 10 में से 4 मोल कम हुए, तो यहाँ 4 बनेंगे, मतलब यहाँ कितनी, 6 और यहाँ 4। इसका मतलब इस कॉन्सेंट्रेशन के बाद अब कोई कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होने वाला नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास हर बार 6 मोल ही बचे होंगे ए के और 4 मोल बी के रहे होंगे, तब इक्विलिब्रियम आया होगा। मतलब इसका मतलब अगर 6 में से 1 मोल बी में जा रहा है ए, तो उसी टाइम बी से 1 मोल ए बन भी रहा होगा, तभी तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। इसका मतलब जितनी स्पीड से ए बी में जा रहा है, उतनी स्पीड से बी वापस अगर ए में आना शुरू हो गया, तो वही तो इक्विलिब्रियम होगा। और इक्विलिब्रियम पर अब ये 6 चेंज होगा क्या, नहीं, नंबर ऑफ मोल अब 6 ही रहेंगे। अगर 6 में से एक उधर चला गया तो उधर से एक इधर आ जाएगा। यह सही बात है कि नहीं है। तो इक्विलिब्रियम पर तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो चुकी, कांस्टेंट। क्या अब कैटलिस्ट आएगा, तो क्या कैटलिस्ट आने से इक्विलिब्रियम ये चेंज हो जाएगा, 6 और 4 वाला ही रहेगा या कुछ और बनेगा, 6 और 4 वाला ही रहेगा। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन वाले पैरामीटर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिर्फ सिर्फ कैटलिस्ट आने से, सिर्फ कैटलिस्ट आने से, कैटलिस्ट आने से, कैटलिस्ट जब भी आएगा तो कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कैटलिस्ट आने से, कैटलिस्ट आने से सिर्फ स्पीड है, जो टाइम है वो कम लगेगा इक्विलिब्रियम अचीव करने में। इक्विलिब्रियम क्विकली अचीव हो जाएगा, क्विकली अचीव हो जाएगा। जैसे एक बार मैं फिर बोलता हूँ, लिखवाता हूँ इसको, तो अच्छे तरीके से फिर पढ़ना बेटा, फिर पढ़ना, ठीक है। और फिर मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूँ। हो सकता है, हो सकता है
एक बार फिर एक्सप्लेन करना चाहिए मुझे, मुझे लग रहा है। ठीक है, तो लिखो बेटा, एक बार लिखो, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इक्विलिब्रियम remains unaffected, equilibrium remains unaffected, equilibrium remains unaffected। इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले 6 मोल ए के थे, 4 मोल विदाउट कैटलिस्ट अगर ए और बी के थे इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, तो कैटलिस्ट आने पर भी इतने ही रहेंगे। ओ माय गॉड, मतलब यहाँ कोई चेंज होगा क्या कैटलिस्ट से, और बिना कैटलिस्ट से नो चेंज। मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो पहले थी वही रहेगी कैटलिस्ट के साथ भी और कैटलिस्ट के बाद भी, कैटलिस्ट के साथ भी और कैटलिस्ट के बाद भी। तो फर्क क्या आएगा? फर्क आएगा सिर्फ टाइम का, टाइम का जल्दी अचीव हो जाएगा। देखो तुम्हें पहुंचना तो दिल्ली ही था, तुम घर से चले थे, तुम्हें पहुंचना तो वहीं था बेटा। कोई बताओ, तुम्हें अगर वहीं पहुंचना था तो क्या यहाँ पर लोकेशन में कोई चेंज है क्या? नहीं। सिर्फ फर्क क्या है? बस टाइम कम लगा है पहुंचने में, बस टाइम कम लगा पहुंचने में। वही करता है बस कैटलिस्ट भी, वही कैटलिस्ट कर रहा है, वही कैटलिस्ट कर रहा है। ओ माय गॉड। ठीक है, तो लिखो 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 बेटा, catalyst increases, catalyst increases rate of reaction, rate of reaction, so equilibrium, so equilibrium established, equilibrium established quickly, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड क्विकली। बस इतना ही फर्क है, बस इतना ही फर्क है। अब मैंने तुम्हें रेट वाला एक ग्राफ बनाया था, यस, ये रेट वाला ग्राफ बनाया था ना। अब तुम्हारा होमवर्क है बेटा, क्या ये विदाउट कैटलिस्ट था ग्राफ? विद कैटलिस्ट कैसा ग्राफ बनेगा बताओ मुझे, बताओ 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 बेटा, मेरे को बताओ, बताओ कैसा बनेगा। लगाओ दिमाग, लगाओ थोड़ा, लगाओ दिमाग लगाओ। अगले पेज पे ले लेते हैं ना, अगले पेज पे ले लेते हैं और भी अच्छे तरीके से आएगा। बताओ बताओ बेटा, बताओ बताओ, शाबाश, इतने प्यारे बच्चे हो, कितने प्यारे बच्चे। ये ग्राफ कैसा था? ये ग्राफ था अपना विदाउट कैटलिस्ट। मुझे बताओ, कैटलिस्ट जब शुरू में ए बहुत ज़्यादा है, शुरू में बी तो है ही नहीं बेटा, बी तो जीरो है, तो शुरू में जो बी की जो रेट है, मतलब बी से ए की तरफ आने की रेट है, वो तो कितनी है? वो तो अभी भी जीरो ही है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। लेकिन ए ज़्यादा है, तो मुझे बताओ क्या कैटलिस्ट फॉरवर्ड की रेट बढ़ाएगा? यस बढ़ाएगा। बैकवर्ड की भी रेट बढ़ाएगा? यस बैकवर्ड की भी रेट बढ़ाएगा। तो शुरू में फॉरवर्ड की रेट यहाँ थी, अब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में लेट से हमने यहाँ मान ली विद कैटलिस्ट, और बी की तो शुरू में अभी भी यहीं रहेगी। लेकिन तुम्हें पता है बी की रेट भी जैसे जैसे बी बढ़ता जाएगा, तो क्या कैटलिस्ट में जो बैकवर्ड रेट है वो नॉर्मली विदाउट कैटलिस्ट जो बैकवर्ड रेट है उससे तो ज़्यादा ही होगी, क्योंकि कैटलिस्ट तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है। तो अब बेटा बी की रेट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और ए की रेट धीरे धीरे कम होती जा रही है। आया ना? बोलो। तो अब इस टाइम पर आकर दोनों की रेट क्या हो चुकी हैं? कांस्टेंट हो चुकी हैं। इस टाइम पर आकर दोनों की रेट क्या हो चुकी हैं? कांस्टेंट हो चुकी हैं। तो मुझे बताओ कि रेट और टाइम के बीच में जो ग्राफ बना है इक्विलिब्रियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में और विदाउट कैटलिस्ट, क्या दोनों सेम बने हैं या अलग बने हैं? ये टी इक्विलिब्रियम डैश है। ये कौन सा है बेटा? विद कैटलिस्ट। रेड वाली लाइन जो मैंने बनाई है वो विद कैटलिस्ट है और विदाउट कैटलिस्ट है। ये कैसी है रेड वाली लाइन? मैं लिख देता हूँ ना, मैं नीचे लिख दूंगा बेटा, ये बात तो पूरी अच्छी तरीके से लिख देंगे अपन। ये ग्राफ बनाओगे अब तुम, और नीचे बताओ यहाँ जो ब्लैक लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ब्लैक लाइन विद कैटलिस्ट और विदाउट कैटलिस्ट। ब्लैक लाइंस जो ब्लैक जो कर्व बनी है वो विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट। और जो रेड वाली जो लाइन है वो विद कैटलिस्ट। रेड ही होगा बेटा ये, मेरे को कलर पता नहीं है ये रेड है या क्या है, मेरे को लग रहा है रेड है, कुछ और हो तो समझ लेना बेटा, रेड ही है ये। विद कैटलिस्ट, विद कैटलिस्ट, विद कैटलिस्ट। और ये इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है, ये यहाँ पर। तो इक्विलिब्रियम पहले अचीव हो गया, बस पहले अचीव हो गया, पहले अचीव हो गया, पहले पहले अचीव हो गया। यस डन। क्या हुआ बेटा? पहले अचीव हो गया, बस इक्विलिब्रियम, इतना ही फर्क है। क्या हुआ है? पहले अचीव हुआ है। क्या हुआ है? पहले अचीव हुआ है। यस। क्या हुआ है?
पहले अचीव हुआ इक्विलिब्रियम, बस इतना ही फर्क है, पहले अचीव हो चुका है इक्विलिब्रियम। डन, फॉलो क्लियर है क्या? ठीक है, तो ऊपर क्या है, ऊपर आएगी आर एफ डैश, आर एफ डैश, आर एफ डैश क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और नीचे वाली क्या बेटा, आर बी डैश, नीचे आर बी डैश क्या है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। डन, और ये टी इक्विलिब्रियम डैश इक्विलिब्रियम टाइम इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। डन बेटा, यस। एक एक लास्ट पॉइंट और लिखो फीचर्स में, एक लास्ट पॉइंट और लिखो। हम फीचर्स पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, फीचर्स पढ़ रहे हैं। एक बार फिर बता देता हूँ, पहला फीचर तुमने क्या पढ़ा, इक्विलिब्रियम होता है वो डायनेमिक होता है, मतलब कि ए जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो उसी रेट से बी वापस बैकवर्ड डायरेक्शन से ए बना रहा है, मतलब जितना ए कंज्यूम हो रहा है जिस रेट से, उसी रेट से बन भी रहा है। इसका मतलब है वो डायनेमिक है, कि दोनों डायरेक्शन में बराबर चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब एट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी केमिकल इक्विलिब्रियम में। यस, इक्विलिब्रियम को दोनों डायरेक्शन से अचीव किया जा सकता है बेटा, फ्रॉम बैकवर्ड डायरेक्शन से भी और फ्रॉम फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी। At equilibrium, all the parameters like concentration, pressure, density of mixture, molar mass of mixture, etc. बाकी जितने भी अपने पास पैरामीटर हैं सारे ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं, सारे कांस्टेंट हो जाते हैं। ऑलमोस्ट क्या, सारे कांस्टेंट हो जाते हैं। जैसे कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, मोलर मास ऑफ मिक्सचर, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जब कैटलिस्ट ऐड करते हैं, जब कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम है वो तो अनअफेक्टेड रहेगा, बस फर्क क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम थोड़ा जल्दी अचीव हो जाएगा, जल्दी अचीव हो जाना दिल्ली ही था, बस थोड़े जल्दी पहुंच जाओगे। और फिर ये ग्राफ बनाया है। यस, ये लास्ट वाला पॉइंट बेटा ये समझ में आएगा तुम्हें जब हम थर्मोडाइनमिक्स पढ़ेंगे, तो नोट बना के लिख दो। और ये थर्मोडाइनमिक्स का पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे थर्मोडाइनमिक्स पढ़ने के बाद जब तुम दोबारा पढ़ोगे तो ये बात समझ में आ जाएगी, और हमें बार बार तो पढ़ना ही है। यस, लिखो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ गिब्स फंक्शन, द वैल्यू ऑफ गिब्स फंक्शन, Gibbs function, the value of Gibbs function becomes minimum, becomes minimum while total entropy becomes maximum, total entropy becomes maximum, becomes maximum, maximum। यस, गिब्स फंक्शन मिनिमम हो जाता है और टोटल एंट्रोपी क्या हो जाती है, मैक्सिमम। ये थर्मोडायनेमिक्स के बाद समझ में आएगा बेटा। यस, क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट क्या, सबसे पहला पार्ट क्या था, सबसे पहला पार्ट हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस को समझा था, और सेकंड पार्ट इक्विलिब्रियम और फीचर्स की बात की है हमने। यस, अब हमारा हेडिंग है बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या हेडिंग है, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये हम कल बात करेंगे, कल बात करेंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा टाइम कम मिला है, तो तुम्हें भी कम ही टाइम मिला होगा, क्योंकि फिर बाद की ज़्यादा लेट हो जाएंगे। यस, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन, क्योंकि 7 बज चुके हैं और अभी मुझे फटाफट एडिट करके और ये अपलोड भी करनी है, ताकि 7:30 तक तुम्हारे पास पहुंच जाए, 7:30 तक पहुंचेगी, तब जाके तुम इसको लिख पाओगे। यस, ओके बेटा, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, थैंक यू वेरी मच। लॉ ऑफ मास एक्शन हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।